नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तो यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। तो क्यों ना हम भी आज ग्राउंड जीरो से ही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं और बताएं कि 7 सीटों पर सिकंदर कौन बनने वाला है। जनता ने किसकी किस्मत ईवीएम में बंद की है और आने वाले 2022 तक जनता किसे सिर आंखों पर बिठाने वाले हैं। और इस वक्त हम देवरिया सदर सीट पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां से लाइव है। वीरेश, नमस्कार। एबीपी गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर मांगे प्रदेश में आप सभी का देवरिया के दंगल से ग्राउंड जीरो से स्वागत है। और हमारे साथ 6 और साथी जो अलग अलग जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहां मौजूद हैं। अविनाश तिवारी, अनुभव शुक्ला, प्रभात अवस्थी, बलराम पांडे, नितिन उपाध्याय। ग्राउंड जीरो से यानी वस्तु स्थिति क्या है, ईवीएम में किसके भाग्य का फैसला कैद हो रहा है, उन सारी चीजों पर अपना प्रकाश डालेंगे। मैं देवरिया की सरजमी पर मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हैं। और ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है, महिला शक्ति भी मौजूद है और साथ ही साथ 97 साल के गौड़ साहब भी मतदान करने आए हैं। घर से निकलकर गौड़ साहब का देखिए तालियों से स्वागत किया जा रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही अपील एबीपी गंगा लगातार कर रहा है कि लोग घरों से निकलें और बड़ी संख्या में आम चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी मतदान करें, क्योंकि 1.5 साल है आपके पास और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो भाग्य विधाता हैं, वो किस रूप में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शानदार तरीके से आगे बढ़कर आप वोटिंग करेंगे तो नतीजे भी अच्छे निकलेंगे और अच्छे लोग भी सामने आएंगे। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और साथ ही जो 97 साल के ऐसे बुजुर्ग कई यहाँ आए हैं। महिला शक्ति भी आप ही से पूछते हैं, ये बताइए कि आखिर देवरिया की सरजमी पर, देवरिया के इस दंगल में मुद्दा क्या है? जाति है या विकास है या गणित है? अभी सबसे पहले तो एबीपी टीम, आप नीतीश पांडे जी सहित जितने भी आपके टीम के मेंबर्स हैं, सबका देवरिया की धरती दयानंद इंटर कॉलेज जो ये बूथ है, इस पे मैं देवरिया की समस्त जनता की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये जो चुनाव है, इसमें या कभी भी चुनाव हो तो इसमें ये होना चाहिए कि जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्रवाद या इमोशन से उठ करके हम विकास को मुद्दा बनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाएं और इस पे अपना वोट करें। देखिए ये कहना तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है, लेकिन सब त्रिपाठी लड़ रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर अखिलेश यादव, राहुल, प्रियंका और बहन मायावती, सबने तो जातीय गणित ही ठीक किया है। अब नहीं, देखिए जिन लोगों ने भी टिकट वितरण किया है उसमें जो भी वजह रहा हो कि एक इत्तेफाक रहा, एक संजोग रहा कि चारों ही जो बड़ी पार्टियां हैं उससे ब्राह्मणी जो प्रत्याशी आए उनको टिकट दिया गया। बट ये है कि देवरिया विधानसभा की जो जनता है वो बहुत समझदार है, वो विकास को देखेगी, विकास के मुद्दे को देखेगी। और उसमें मणि त्रिपाठी, अब तो ये संजोग है कि जो भी उसी में से भी कोई अच्छे हैं, उसमें हम रैंकिंग कर लें, 1 2 3 4 करके रैंकिंग कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट पे हमको लगेगा उसमें साथ में विकास देखेंगे तो हम तो उसी को देंगे। अब तो मजबूरी है कि त्रिपाठी है तो कोई त्रिपाठी, मणि, कोई अदर भी आ सकता है, ये है। लेकिन मुद्दा जो है, देवरिया की जनता समझदार है, वो समझदार है जनता। आप महिला शक्ति से पूछ लें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा जोर है महिला शक्ति पर। क्या कहेंगी, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है या नहीं देवरिया के इस उपचुनाव में? है। क्या है बताइए। ये है कि अच्छा विकास कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छा सब कर रहे हैं, उनकी वजह से महिला भी सुरक्षित हो रही हैं। महिलाएं सुरक्षित, ये बताइए महिला मुद्दा है या नहीं? है। कैसे? आपको जाना है। घूंघट के आड़ से ही बता। चलिए कोई बात नहीं, आपने हिम्मत जुटाया है, यहाँ आई और अपनी बात को रखने की कोशिश की, यही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप घर से निकली हैं, आपने मतदान किया है, ये बहुत ही खूबसूरत। आप बताइए क्या है मुद्दा यहाँ? तो देखिए, जो अन्य पार्टियां हैं वो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है। विकास देवरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरपूर किया है। जो प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज जो देवरिया को दिया है, उससे यहाँ की जनता पूरी तरीके से
भारतीय जनता पार्टी पे अपनी आस्था रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात तो हो रही है, लेकिन बहुत ही आपकी पार्टी दूध की धुली हुई है, तो क्यों जातीय गणित बिठाने लगी? जातीय गणित का ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस दल में आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको वो टिकट पाने का हकदार होता है। चलिए, सबसे बुजुर्ग जो मतदाता हैं बाबा से ही पूछते हैं। बाबा, क्या है मुद्दा? विकास, जाति, क्या? विकास साहब, विकास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है और इधर दादा वो है और यही सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, विकास जी। अच्छा, विकास के मुद्दे पर आप वोट कर रहे जी हैं? हाँ, विकास जी। देखिए, इतने बुजुर्ग प्रत्याशी जो मतदाता हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि वाकई केवल विकास विकास विकास, हर चुनाव में मैं जाता हूं तो विकास विकास की बात होती है, विकास है कहीं? नहीं, बिल्कुल विकास है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाजपा सरकार के बारे में कुछ उपलब्धियां हैं जो मुझे लगता है कि मेरे दिल को छू गई हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, एक अंतिम पड़ाव का व्यक्ति होता है रेहड़ी और पटरी वाला, उसको आज तक कहीं से लोन की कोई सुविधा नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था दी है और ये बैंकों में पड़ाव डाल के 10,000 तक का लोन दिया जा रहा है, जिनका अगर कोई भी गरीब आदमी बैंक में लोन लेने की पहले हिम्मत नहीं करता था। और प्लस जो धनराशि दी जा रही है 10,000 रुपये, वो मांगने जाता तो बैंक वाले भगा देते। उनका कोई न सिविल का रिकॉर्ड था, न कोई उनका ऐसा अल्टरनेटिव था। आज ये होने के बाद से उनका एक बैंक में डेटाबेस होगा, उनका एक आधार होगा और जो इसका सही तरीके से यूज करेगा उसको आगे आने वाले में और तरह की लोन की सुविधाएं मिलेगी। बहुत तकनीकी रूप से आप दक्ष हैं। आप बताइए कि जो विकास की बातें हो रही हैं, ये देवरिया के इस उपचुनाव में मुद्दा है या केवल जाति मुद्दा? मुद्दा तो विकास है, मगर विकास हुआ कहाँ है? इस मुद्दे में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। केवल विकास का नाम लेकर के ढिढोरा पीटा जा रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए जी, ये क्या सहमत हैं आप इनकी बात? जी, इनकी बात को सहमत है। क्या सहमत? विकास कुछ नहीं हो रहा है, केवल झूठ बोला जा रहा है। आपने एक महिला से पूछा कि महिला सुरक्षित है? हासद कांड देखिए, बलरामपुर कांड देखिए, महिला हमारी कहाँ सुरक्षित है? केवल झूठ पे झूठ बोला जाता है। महिला सुरक्षित कहाँ है? विकास के नाम पे कहा जा रहा है विकास कहाँ है? विकास कहीं नहीं है। ये बताइए, विकास कहीं नहीं है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या विकास हुआ ही नहीं है? बहुत विकास हुआ है भाई साहब को नहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विकास इस देवरिया शहर से लेके कभी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इस देवरिया में बगल में मेडिकल कॉलेज खुला, गोरखपुर एम्स खुल गया, हमारा जो खाद फैक्ट्री है वो शुरू हो गया हम लोग का। और सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था पे गुंडों का पूरा लगाम कस लिया। योगी ने गुंडों का लगाम कस दिया। गुंडों की गुंडाई उनके घर तक रह गई। अब गुंडे सड़क पर नहीं आ सकते हैं। इन्होंने इतना योगी ने किया है और बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया योगी ने, उसका कोई अंत नहीं है। और उसके साथ जो डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि को टिकट मिला है, जातीय आधार पर टिकट नहीं मिला है, व्यक्तित्व मिला है। डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जो हैं वो पढ़े पढ़ाए बहुत सुलझे हुए देवरिया के व्यक्तित्व हैं। युवाओं से भी बात कर ले। ये बताइए कि युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है, मुद्दा है? इस बार उपचुनाव में जब आप वोटिंग करने आए तो युवाओं से संबंधित कोई मुद्दों पे आपने वोटिंग किया या बस यूं ही बस वोट डालना था तो डाल दिया? जिस प्रकार से इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और युवा होने के नाते जैसे हमें माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोन हमें बड़े इजीली मिल जा रहे हैं 2 से 2.5 लाख रुपए तक। इससे हम संतुष्ट हैं और सरकार अभी अच्छा काम कर रही है, इससे हम सेटिस्फाई हैं। चलिए, देवरिया के दंगल में आपने देखा कि हमने बुजुर्ग से बात कराई जो 97 साल के हैं, उसके बाद से तमाम बुद्धिजीवियों से बात कराई, अन्य लोगों से भी बात कराई जो विकास के नाम पे सहमत हैं, असहमत हैं, तमाम तरह की विचारधारा सामने आई। और मैं अब चलता हूं बांगरमऊ, जहां हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला मौजूद हैं। अनुभव शुक्ला, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो आखिर वहाँ क्या मुद्दे हैं, किस रूप में वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, यानी जो ग्राउंड जीरो है, वस्तु स्थिति क्या है बांगरमऊ की? देखिए, बिल्कुल बांगरमऊ में सुबह से ही खासा उत्साह था वोटरों के बीच और यही वजह थी कि 1 बजे तक यहाँ पर 33% वोटिंग जो है वो हो चुकी थी और अब 3 बजे तक जो है वो तकरीबन 12% वोटिंग और हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वोटिंग के लिए जो वोटर हैं वो कम निकल रहे हैं। सुबह के वक्त तो ज़्यादा वोटर निकले थे, लेकिन अब जो है वो वोटर कुछ जगहों पर ही गिने चुने ही दिख रहे हैं और इसके बाद तकरीबन 3 घंटे का वक्त और बचेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने सुबह देखा तमाम सारे वोटर आए, लोग अपने परिवार के साथ आए, वोट डाला और
जिससे भी हमने बात की, लोग यही कह रहे थे कि उनका जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। इन्हीं सारे मुद्दों को उन्होंने आधार बनाया है और जब वो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। अब जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो पोलिंग सेंटर बनाया गया है, बूथ पर काफ़ी कम जो मतदाता हैं वो अब हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बांगरमऊ में कांटे की टक्कर है। अभी तक हम कहें जो 3 बजे तक जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है। और ख़ासतौर से जो कस्बे का इलाका है, यहाँ जो पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, और जो ग्रामीण इलाके हैं, कुछ जगहों पर उन्नाव के इस बांगरमऊ में कुछ जगहों पर शिकायतें भी आई थी कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक फतेहपुर 84 में एक गांव है, वहां पर जो पोलिंग सेंटर बनाया गया, वहां गांव के लोग पहुंचे ही नहीं 1 बजे तक। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं है, पानी नहीं आता है, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। बाद में अफसर पहुंचे हैं तो उन्होंने जब समझाया है तो कुछ वोट वहां ज़रूर पड़े हैं। लेकिन ये है कि बांगरमऊ की सीट कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से एक वक्त था कि पूरे देश में काफ़ी चर्चा में बांगरमऊ रहा था, और इसीलिए सबकी निगाहें इस सीट से जुड़ी भी हुई हैं। क्योंकि 50 साल बाद 2017 में जब कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, तब बीजेपी का पहली बार यहाँ खाता खुला था, और अब कोशिश बीजेपी की यही है कि कम से कम उस जीत को कंटिन्यू रखा जाए। हाँ, तो अनुभव आपने सही कहा। आपने कहा कि कांग्रेस वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। एक और सीट है घाटमपुर। घाटमपुर में भी कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। राजा रामपाल और राकेश सचान जो 2 पूर्व सांसद हैं, वहां के प्रत्याशी के साथ चुनाव में कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। तो घाटमपुर में भी कांग्रेस मजबूत है, यानी प्रियंका गांधी के सलाहकार भी वहां उनके साथ, प्रत्याशी के साथ हैं। तो प्रभात अवस्थी के पास चलते हैं घाटमपुर में। प्रभात अवस्थी, वाकई वस्तु स्थिति ग्राउंड जीरो से क्या है, आप संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर घाटमपुर की बात की जाए तो घाटमपुर में जैसा आपने बताया कि कांग्रेस जो है वो बड़ी टक्कर दे रही है और काफ़ी मजबूती से लड़ रही। वजह है क्योंकि सांसद जो हैं 2 पूर्व सांसद, वो यहाँ पर जो क्षेत्रीय सांसद है वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इससे पहले एमएलए भी रह चुके हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन जो यहाँ की वोटर है और वोट करके आई है, वो लोग मौजूद हैं। कई गाँव के ही लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप जानना चाहेंगे कि समीकरणों को देखा जाए और आप वोटिंग का दिन है और कुछ ही समय बचा है, क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं और किसको आप पसंद करते नजर आ रहे हैं आपको? जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद मुद्दा विकास का मुद्दा था, लेकिन जिस तरीके से गति में आया तो मुद्दा धीरे धीरे भटकता गया। विकास का जो मुद्दा था वो जातिवाद के मुद्दे पर पहुँच गया, और वर्तमान में आज की जो स्थिति है वह विकास का मुद्दा कहीं गुम होता जा रहा है और जातिवाद की राजनीति हावी होती जा रही है। और जो वोटिंग हो रही है उसमें भी जाति का मुद्दा ज़्यादातर हावी होता जा रहा है वर्तमान में। जी बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूँगा, आप भी आइए, मुझे बताइए कि आप गांव प्रभात, जैसा कि आपने सुना कि केवल प्रभात, अगर मेरी आप बात सुने, प्रभात, जैसा कि उन्होंने कहा कि जातिवाद का मुद्दा हावी होता जा रहा है। विकास का तो केवल नाम है। जब चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो विकास की बात करते हैं, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। प्रभात, जैसा कि आपने बताया, वहां के एक रिपोर्ट दी, तो विकास का केवल नाम लिया जा रहा है, लेकिन जातिवाद हावी है। हम चलते हैं मल्हनी। वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी और निर्दलीय, वहाँ का काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। यानी निर्दलीय हम कह सकते हैं धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। मल्हनी से, जौनपुर से क्या रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो की, नीतीश पांडे बताएं। अच्छा, चलते हैं। नितिन, टुंडला में हमारे साथी नितिन मौजूद हैं। नितिन, आप बताइए कि टुंडला की वस्तु स्थिति क्या है, वहां कौन मुकाबले में है,
वहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है, कौन है वहाँ पे जो बहुत मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ रहा है, उपचुनाव में किस किस पार्टी में टक्कर है। देखिए बिल्कुल वीरेश जी, देखिए टुंडला का ही बात की जाए तो टुंडला में 10 प्रत्याशी भले ही मैदान में है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन अगर अपर हैंड की बात की जाए तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी फाइट नज़र आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर भी लगातार फाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में अब 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि ईवीएम किसका किस्मत तय करती है, यहाँ की जनता जनार्दन किसका तय करती है। तमाम जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है टुंडला में इस बार जो बाई इलेक्शन कहते हैं, सत्ता का चुनाव होता है, क्योंकि ना सरकार बनती है ना बिगड़ती है। ऐसे में क्या मुद्दे हावी रहे, कि जनता से जुड़े मुद्दे हावी रहे, कि लगता है कि बहुत फीका रहा इलेक्शन, क्या सोच रहे हैं? नहीं, सब सत्ता का कोई चुनाव नहीं है, ये जनता की आवाज़ है और जनता चुनाव में कोई रेवोल्यूशन चाहती है। तो क्या लगता है सर, विकास का मुद्दा हावी रहा? नहीं, विकास का मुद्दा मेन है और उसको मुद्दे को देखते हुए ये उपचुनाव को देखता है जो वोट ऑफ परसेंटेज है बहुत अच्छा है। वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा है, 2 बजे तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है। बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि मैं 50% उम्मीद मानता हूँ कि शाम 6 बजे तक 50% वोट पड़ जाना चाहिए। तो सर क्या मुद्दे हावी रहे इस बार, किस तरह से एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, हर या तो फिरोजाबाद जाइए या आगरा जाइए, ट्रैफिक जाम की समस्या है, किस तरह से चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है? देखो, ये छोटी मोटी समस्या तो बनी रहती हैं और उसका भी निदान सरकार युद्ध स्तर पर जो कर रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एजुकेशन की सुविधा नहीं, काफ़ी अच्छी सुविधा है। हमने यहाँ इलेक्शन के दौरान कई लोगों से बात की थी, उनका कहना था कि एसपी जंगीर सिंह बघेल ने एक कॉलेज तो नामित कराया है, लेकिन अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं, कैसे रहने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो विकास का ही मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ एसपी सिंह बघेल या फिर हम सोचे कि बाई इलेक्शन हो रहा है, मोदी का जो नाम है ना उसके आगे फिर सब फीके हैं। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि मोदी जी ने जो घर दिए हैं, मकान दिए हैं लोगों को, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं दी, आज अगर उनसे बोलो वो तो सिर्फ किसी की ना कोई जाति ना बिरादरी। ऐसी क्या वजह होती है कि रूदऊ मुश्किल गांव है, कचपरा गांव है, इन गांव के लोग वोटिंग बहिष्कार कर देते हैं, चुनाव बहिष्कार कर देते हैं? देखिए, अमेरिका एक विकसित देश है, समस्याएं वहाँ पे भी हैं। ठीक है, अगर आप सोचो कि बिल्कुल यह स्वर्ग बन जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप बताइए सर, क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग आपने की है? हमने तो राष्ट्रवाद को लेकर वोटिंग की है और राष्ट्रवाद पर ही हमारा मुद्दा है। हमारा इस तरह राष्ट्रवाद से सर आपकी सड़क बनती है, क्या लगता है राष्ट्रवाद से आपके अपने जरूरत की चीजें? अपने घर में हम भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन सीमाओं को या राष्ट्रवाद को लेके हम पीछे नहीं हट सकते। अपने घर में तो हम भूखे भी रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ रहा हूँ बीजेपी के कहीं ना कहीं आपको सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कुल मिला के कहा जाए बड़ा दिलचस्प चुनाव है और बहुत बड़ी संख्या में मतदाता निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये बाई इलेक्शन ऐसा होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि बाई इलेक्शन में वो वोटिंग इसके बाद हम चलते हैं अमरोहा, जहां जातिवाद के साथ साथ अगर नितिन, अब हम चलते हैं अविनाश तिवारी के पास अमरोहा, जहां जातिवाद के साथ साथ कुछ सांप्रदायिक मुद्दों को भी उठाया गया इस उपचुनाव में। तो अविनाश तिवारी, आप बताइए कि विकास, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्या मुद्दे हैं ग्राउंड जीरो से आपने सवेरे से कवर किया, तो ईवीएम में जो चीज़ें कैद हो रही हैं वो क्या है, किसकी तरफ जा रही हैं, किस रूप में, क्या है मुद्दा जो वहाँ देखने को मिल रहा है आपको अमरोहा में? अविनाश।